गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपूर्व स्टडी एकेडमी में। तो आइए, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, मेरा न्यू टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस। ये बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टर्म्स हम लोग लेते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये होता क्या है तो देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि ये बैंक रहा हमारा और ये गांव के लोग रहे, मेनली तो गांव तक ही नहीं पहुंच पाया है। तो क्या होता है, इन लोगों तक बैंक की सुविधाएं कैसे पहुंचेगी इन लोगों से तो बहुत दूर है, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा आबादी नहीं होता है, पॉपुलेशन नहीं होता। तो बैंक का वहां पर खोलना, अगर हर एक विलेज में एक एक बैंक खुल जाता है तो वो लोग बहुत ज्यादा लॉस भी होगा। तो इसलिए हर एक गांव में पॉसिबल नहीं है कि बैंक को ओपन किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि तो इन लोगों तक किस तरह से सुविधाएं पहुंचाया जाए। ये भी नहीं है कि अगर बैंक में पॉसिबल नहीं, हर एक गांव में पॉसिबल नहीं है खोलना, तो बैंक वहां हो ही ना, वहां के लोगों को बैंक की सुविधाएं ना मिले। तो उन लोगों के लिए एक आता है, हम यहाँ टर्म देखते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें क्या होता है, ये एक मॉडल है। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, ये एक मॉडल है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एजेंट को नियुक्त किया जाता है। अब वो एजेंट क्या करता है, इन गांव के लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाता है। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि एक एजेंट को नियुक्त करके गांव में रखा जाए। वो गांव में ही किसी कोई एक मेंबर होगा जो कि ऐसा कर सकता है। गांव के ही कोई पढ़े लिखे लोगों को एजेंट बना दिया जाएगा, जिसको बैंकिंग के बारे में सारा नॉलेज होगा। और वो क्या करेगा कि वहां के लोगों को जो भी जरूरत होगा बैंकिंग रिलेटेड, किस तरह से अकाउंट ओपन होता है, क्यों हमें अकाउंट खोलना जरूरी है, और बैंक में और क्या क्या फैसिलिटीज होती है, बैंकिंग के बारे में सारा चीज बताना वो एजेंट कर सकता है। और उन लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि बैंक आके सब काम करे, वो एजेंट के थ्रू बहुत सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये गांव के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। ये एक मॉडल लाया गया है। तो बैंकिंग की सुविधाएं गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए ही टर्म्स आया था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका मेन क्या होता है, मतलब कि गांव के लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने को ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये इंडिया में क्यों आया, कब आया, आइए देखते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले रिकमेंड कौन किया है, सी रंगराजन कमिटी। ये क्या है, ये कमिटी है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में सबसे पहले लाए थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो ये आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिए कि सी रंगराजन कमेटी के द्वारा ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में लाया गया है। ये कब आया इंडिया में, तो ये इंडिया में 2005 में आया है। वैसे ये 2004 में आ चुका है। इंडिया में कब आया फ्रेंड्स, 2005 में। और इसको लाने के लिए एक कमीशन था, कौन था, एसएच खान कमीशन। इस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये फाइनेंशियल अवेयरनेस लाया गया है। तो ये दोनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सी रंगराजन कमेटी के द्वारा लाया गया है और एसएच खान कमीशन रिकमेंड किए थे। तो इंडिया में इसको कौन कौन प्रमोट किया, कौन कौन सबसे ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे ज्यादा हेल्प किया है इंडिया में। तो प्रमोट कौन किया, एक आरबीआई हो गया हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड आईबी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ये तीन ही है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में लाने के लिए प्रमोट किए हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस होता क्या है, समझ में आ गया। ये एक ऐसा टर्म है जो कि बैंकिंग गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाता है। इसी टर्म्स को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा इसमें हम लोग और देखते हैं कि ये इंडिया में किस तरह से प्रमोट किया गया, कैसे लोगों तक पहुंचाया गया। तो सबसे पहले 2012 में गवर्नमेंट ने टारगेट रखी कि 73,000 विलेज में
3000 विलेज में एटलीस्ट वन फैमिली, एक फैमिली में एक लोगों के पास एटलीस्ट वन फैमिली में वन बैंक अकाउंट होना कंपलसरी करना है। ये टारगेट रखिए और इसको लेके चलिए। इसमें 73,000 विलेज को टारगेट की। ये 73,000 विलेज कौन थे? जिसका पॉपुलेशन 2000 से ऊपर होगा। ऐसे विलेज जिसका पॉपुलेशन 2000 से ऊपर होगा वैसे विलेज के लिए टारगेट रखी 2012 में गवर्नमेंट कि ये एक फैमिली में एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट गवर्नमेंट 2014 में ली। इसमें ये टारगेट ली कि अप टू 2000 जिसका पॉपुलेशन 2000 से कम होगा वैसे विलेज में एक एटलीस्ट वन फैमिली वन बैंक अकाउंट होना कंपलसरी होगा। ओके, सबसे पहला टारगेट ली 2012 में, नेक्स्ट टारगेट ली 2014 में, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ली 2016 में। इसमें ये टारगेट ली कि हर एक लोग के पास, पूरे कंट्री के हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। तो ये टारगेट ली। इसके लिए आए थे 2016 में एक नचिकेत कमेटी। ये आप लोग याद रखिएगा कमेटी का नेम एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जहां भी कमिटीज का नेम आते हैं इसको अच्छे से लर्न रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 2016 में एक नचिकेत मोर कमेटी आई थी। इनका टारगेट क्या था? हर एक पर्सन का एक बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। वन पर्सन वन बैंक अकाउंट, ये इनका टारगेट था। वन पर्सन वन बैंक अकाउंट। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो इनका टारगेट था, लेकिन ये 2016 तक पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए क्या की, इसको बढ़ा के 2020 कर दी। अब 2020 तक भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर इसको बढ़ा के 2024 कर दिए गवर्नमेंट। तो ये बढ़ते गए 2024 तक टारगेट है कि वन पर्सन वन बैंक अकाउंट हो जाएगा। हर एटमोस्ट सारे टाउन एरिया में हो चुका है। विलेज तक मेनली इसको पहुंचाना है। यही फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि विलेज एरिया में पहुंचाना है। आई होप फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको। तो नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो आप लोगों को भी पता होगा इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड करता है। यही इसका प्राइमरी काम है। बाद में उसका जो भी और काम करता है वो सेकेंडरी में आएगा। प्राइमरी वर्क क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। तो ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। ये क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया बैंक क्या है। तो देखिए बैंक क्या है? ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। तो यहाँ एक टर्म आता है, बैंक को ये डिपॉजिट मिला, तो जो चीज हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। बैंक के लिए वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। और ये प्रोवाइड क्या करता है? लोन। लोन इसके लिए क्या हुआ? एसेट हुआ। डिपॉजिट कौन करेगा? ये कौन कर रहा है? ये डिपॉजिट कस्टमर्स करेंगे। और बैंक किसको प्रोवाइड करेगा? अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेगा। कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करेगा और डिपॉजिट कौन करेगा? पब्लिक लोग करेगा। ओके, पब्लिक बैंक में जाएगा, वो डिपॉजिट करेगा मनी और वो लोन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ये क्या हुआ? बैंक के लिए लायबिलिटी होता है और ये क्या होगा? एसेट होगा। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि लायबिलिटी और एसेट क्या होता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उनको तो अच्छे से नॉलेज होगा लायबिलिटी और एसेट क्या होता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस वर्ड्स पे। तो इसको एकदम हम लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं जिससे कि आप लोगों को भी हमेशा याद रहेगा ये टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एसेट और लायबिलिटी होता क्या है।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देते हैं, ये मार्कर किसका है? ये मार्कर अपूर्व सर का है। आप लोग तो अपूर्व सर से अच्छे से वाकिफ होंगे ही, कौन है वो। तो ये मार्कर किनका है? अपूर्व सर का है। तो ये क्या हुआ, इस मार्कर के ऑनर कौन हुए? अपूर्व सर हुए। तो अपूर्व सर के लिए क्या है? एसेट है। लेकिन है ये किसके पास? मेरे पास है। तो ये किसी के पास भी हो, लेकिन इसके ऑनर कौन रहेंगे? अपूर्व सर ही रहेंगे। तो ये उनके लिए क्या है? एसेट है। और मेरे पास है, मेरा है नहीं ये, लेकिन मेरे पास है, तो मेरे लिए ये क्या है? लायबिलिटी है। ये कितना भी दिन मेरे पास रह जाए, लेकिन ये मेरा नहीं हो सकता। जो इसके ऑनर होंगे वो उनका ही होगा। तो ये जिसका है, अपूर्व सर का है, तो ये उनके लिए एसेट हुआ। मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। मेरे पास रहे, लेकिन ये मेरा नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट मीन्स क्या होता है? जो मेरा है, मेरे पास हो या ना हो, मेरा ही रहेगा। ये क्या होता है? एसेट। लायबिलिटी क्या होता है? जो मेरे पास है पर मेरा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक में पैसा, ठीक है, मनी हम लोग यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? बैंक के लिए लायबिलिटी हुआ। ये इसके पास है, रहेगा इसके पास, लेकिन ये इसका नहीं है, इसको वो रिटर्न करना पड़ेगा। अब बैंक क्या करेगा? उस पैसे को लोन में कस्टमर्स को लोन देता है। तो लोन जब दे रहा है तो ये किसका है? उसके ओनर तो बैंक वाले होंगे ना। तो ये क्या हुआ? इसके लिए एसेट है। ये इसका है, ये किसी के पास भी रहे पर ये बैंक का ही होगा। तो डिपॉजिट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं डिपॉजिट, ये क्या होता है। इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से? जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं डिपॉजिट होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिपॉजिट क्या होता है। तो जो हम लोग जमा करते हैं वो डिपॉजिट कहलाता है। तो डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में भी 2 टाइप्स आते हैं। करंट अकाउंट, ये एसी मीन्स क्या है? अकाउंट। हम लोग अकाउंट को शॉर्टकट में इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में क्या आएंगे? इसमें भी 2 टर्म्स आते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। अब ये चारों होते क्या है, अलग से हम इनको देखते हैं। चारों में क्या डिफरेंस है? चारों तो अकाउंट ही है, लेकिन ये इन चारों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ओके, ये एक पर्सन है, ये एक अपना, इसके पास बहुत बड़ा जमीन था, ये इसको बेच दिया, ठीक है। इसको बेच के इसको 10 लाख मिला। तो ये 10 लाख क्या करेगा? इसको कोई जरूरत नहीं है, ये जॉब करता है, इसको पर मंथ का सैलरी आता है, पर ये करेगा क्या? 10 लाख है तो ये इस 10 लाख को क्या करेगा? ये सोच रहा है कि इसको हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है इस पैसे का, पर अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 साल 20 साल तक इसको जरूरत नहीं है। तो ये किस जगह में जाएगा? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट। तो ये जाएगा फिक्स डिपॉजिट के पास, क्योंकि इसको 10 लाख है इसके पास, पर इसका अभी जरूरत इसको नहीं है, ये जानता है इसको इसका जरूरत नहीं है, तो ये फिक्स डिपॉजिट के पास जाएगा। इसमें क्या होगा? इसको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक। ये क्या करेगा? ये 10 इयर्स के लिए ये फिक्स डिपॉजिट कर दिया।
अब 10 साल तक ये पैसा का यूज नहीं कर सकता, ये बैंक वालों के पास ही रहेगा, फिक्स डिपॉजिट में जमा रहेगा। अब जब बैंक उसको जमा कर रही है, बैंक को 10 लाख प्रोवाइड किया, 10 साल का उसका लाइबिलिटी मिल गया है, तो वो क्या करेगा, 10 साल के लिए वो बैंक का एसेट बन गया, तो ये क्या करेगा, इसको उसके बदले में कुछ तो देगा, तो उसको इंटरेस्ट देगा। तो ये चारों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, क्योंकि ये 10 ईयर्स के लिए एकदम फिक्स हो गया, ये बैंक के पास ही रहेगा। इसमें क्या होगा, इसको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है रेकरिंग अकाउंट। यहाँ पर नेक्स्ट एक पर्सन आता है, ये जब इसको देखता है कि ये तो 10 लाख जमा कर दिया इसके पास, ये अगल बगल वाला ही है, बगल वाले को देख के बहुत सबको जलन होता है, ये जमा कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं कर पाया, इसके पास ऐसा जमीन नहीं था कि उसको वो बेच के जमा कर पाए, तो ये क्या करेगा, ये लेकिन जॉब करता है, ये एक बैंकर है, इसका पर मंथ का सैलरी 50,000 है, तो ये क्या करेगा, ये जब अपना घर का खर्च चलाता है उसके बाद इसके पास 10 के बच जाता है, तो ये क्या करेगा, ये कैसे जमा करेगा, ये बोलेगा 10,000 का फिक्स डिपॉजिट करेगा, तो बार बार उसको हर मंथ फिक्स डिपॉजिट तो नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा रेकरिंग डिपॉजिट में। इसमें क्या होगा, ये पर मंथ, इसका भी फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है ये, लेकिन इसमें क्या होगा, ये पर मंथ 10,000 जमा करेगा। ओके, तो इसका जो सैलरी था, इसका सैलरी में से ये 10,000 बच जाता है, तो ये 10,000 क्या करेगा, हर साल रेकरिंग डिपॉजिट में जमा कर देगा। तो इसको क्या होगा, हर महीना इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये पर मंथ जमा कर रहा है। इसमें भी क्या मिलेगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट इससे ज्यादा होगा या इससे किससे कम होगा, वो हम लोग देखते हैं इन दोनों के बाद। ठीक है, इसमें भी इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम होता है इसका इंटरेस्ट। रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट किससे कम होगा, फिक्स डिपॉजिट से कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्यों कम होगा, क्योंकि ये क्या किया, 10 इयर्स के लिए बिल्कुल एक बार में 10 लाख फिक्स कर दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, पर मंथ 10,000 करके जमा कर रहा है, इसलिए इसका कम होगा। क्योंकि फर्स्ट मंथ जो इसका इंटरेस्ट आएगा, जो फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, जो ये एक बंदा है, ये फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, तो इसका पर मंथ, पहला मंथ जब होगा फिक्स डिपॉजिट किए हुए, तो इसका 10 लाख पे इंटरेस्ट आएगा। पर ये जो बंदा था, इसका कितना आएगा, 10 के में ही इंटरेस्ट आएगा, इसलिए इसका उससे कम होगा। तो हर नेक्स्ट मंथ इसका 20 के पे आएगा, थर्ड मंथ में 30 के आएगा, इस तरह से इसका बढ़ेगा। लेकिन इसका क्या होगा, एक ही बार में 10 लाख का आना स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट। ये क्या होता है, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। चलिए सेविंग अकाउंट देखते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, ये मेनली स्टूडेंट्स वगैरह ये लोग खुलवा के रखते हैं, जिसको थोड़ा बहुत इनकम इधर उधर से हो जाता है, वो क्या करते हैं, या फिर अपने पॉकेट मनी से जमा करते हैं, तो वो सेविंग अकाउंट खुलवा के रखते हैं। इसमें क्या होता है, ये पैसे को जमा भी कर सकते हैं, जब मन तो निकाल भी सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहता है, इसका इंटरेस्ट क्या होगा, बहुत ही कम रहेगा। जैसे रेकरिंग डिपॉजिट का भी हम बोले किससे कम रहेगा, फिक्स डिपॉजिट से कम रहेगा, लेकिन इसका ज्यादा होगा, किससे, सेविंग अकाउंट से इसका ज्यादा रहेगा। तो ये टर्म आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होगा, इसमें हम कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, बस इसका एक लिमिट रहेगा कि कब हम निकालने का इसमें लिमिट रहता है, कब विड्रॉ करना है इसका लिमिट रहेगा। मंथ में हम 4 बार, 8 बार, 12 बार, इतने बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, इसका लिमिट फिक्स रहता है। नेक्स्ट आता है करेंट अकाउंट। ये किसके लिए होता है, मेनली ये बिजनेसमैन के लिए होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर इसका सबसे ज्यादा यूज बिजनेसमैन के ही करते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन क्या चाहेगा, कभी भी वो चाहेगा कि अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा, तो उसके बदले में उसको कुछ दिया जाए, कुछ तो इंटरेस्ट मिले। तो सेविंग में भी उसको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, रेकरिंग में भी मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में भी मिलता है। तो वो करंट अकाउंट में क्यों जमा करेगा, जब उसको इंटरेस्ट चाहिए, कुछ तो पैसा चाहिए, तो फिर वो क्या वो लोग नहीं करता। लेकिन बिजनेसमैन लोग ऐसे होते हैं जिसको पैसे का एक जगह से दूसरी जगह बहुत बार करना पड़ता है, उतना सेफ नहीं एक बार में पैसा ले जाना, तो ये लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं। और इसमें अगर सेविंग अकाउंट रखते हैं तो इसमें फिक्स्ड लिमिट रहता है कि इतना ही हम निकाल सकते हैं, इतने निकालने का लिमिट रहता है, पर इसमें कोई लिमिट नहीं रहता। इसलिए ये मेनली बिजनेसमैन लोग यूज करते हैं। एक जगह पे वो जमा कर दिए, नेक्स्ट जगह पे वो जाके निकाल लेते पैसा, या फिर जब उन लोग को ट्रांसफर भी करने का रहता है पैसा, तो पर डे का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग करंट अकाउंट का यूज करते हैं। करंट अकाउंट मेनली बिजनेस मैन यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें बैंक वाले को कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी भी जमा करेंगे और कभी भी निकाल लेंगे। उल्टा बैंक वाले को नुकसान ही पड़ता है, क्योंकि इसका अलग
अलग से मैं क्लास लेके पढ़ा दूंगी कि करेंट अकाउंट में बहुत सारे केसेस है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये बिजनेसमैन यूज करते हैं। इसके लिए बिजनेसमैन को ऑपरेशनल चार्जेस भी देने पड़ते हैं। बिजनेसमैन इसके लिए इसमें अपोजिट है, इसमें बिजनेसमैन ही चार्ज पे करेगा बैंक को, उसका अकाउंट रखने के लिए, उसके अकाउंट मेंटेन करने के लिए, पैसे को उसको रखने के लिए बिजनेसमैन ही चार्ज देगा। उसको क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक टर्म आता है करंट अकाउंट में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, ये भी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज इसको दिए जाते हैं, ऑपरेशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। कौन देगा? बिजनेसमैन देगा, बैंक वाले नहीं देंगे, बिजनेसमैन ही इसको ऑपरेशनल, बैंक वाले को ऑपरेशनल चार्जेस देते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या है? कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आइए अब हम लोग एक और टर्म देखते हैं। हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके कुछ स्कीम्स भी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, फाइनेंशियल इंक्लूजन शॉर्ट लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को? फाइनेंशियल इंक्लूजन में कुछ स्कीम्स है, गवर्नमेंट लॉन्च करती है जिसके थ्रू फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए वो गवर्नमेंट को। तो क्या क्या स्कीम्स है आइए हम लोग देखते हैं। एक होता है नो फ्रिल अकाउंट, और क्या होता है? नेक्स्ट है जीरो बैलेंस अकाउंट, थर्ड है मुद्रा, फोर्थ है सुकन्या समृद्धि योजना। ऐसे ऐसे बहुत सारे योजना है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके गवर्नमेंट लेके आई है। उसमें हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। नो फ्रिल्स अकाउंट क्या होता है? ये किसके लिए होता है? ये इलिटरेट पीपल के लिए लेके आई है। ये किसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है? इलिटरेट पीपल के लिए। ये किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, मेनली इसको जाना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ये इलिटरेट पीपल के लिए। इसमें क्या होता है पहले हम लोग इसको देखते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है? ये स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या होता है? इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें अगर मिनिमम, जैसे कि हम लोग का जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम लोग को एक मिनिमम बैलेंस कंटिन्यू रखना पड़ता है, नहीं तो फिर उससे का चार्जेस कटने लगते हैं। तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये स्टूडेंट्स के लिए मेनली होता है। इसमें मिनिमम बैलेंस इसको पे नहीं करना पड़ता है। और इसमें क्या है? इसमें केवाईसी करवाना पड़ेगा स्टूडेंट को। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। इसमें क्या होता है? केवाईसी में तीन चीज आएगा। एक आता है वैलिड आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? वैलिड एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। और थर्ड वन में हमारा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ प्यारा सा पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। ओके, ये सारे चीज देने पे क्या बन जाएगा? केवाईसी हो जाएगा और ये स्टूडेंट्स लोग के लिए ओपन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो फ्रिल अकाउंट। ये इलिटरेट पीपल के लिए होता है। इलिटरेट पीपल को इतना नहीं समझ में आता है कि वैलिड आईडी प्रूफ में क्या दे, वैलिड एड्रेस में क्या दे, पासपोर्ट साइज फोटो क्या दे। इसके लिए इन लोगों के लिए क्या किया जाता है? ये लोग विलेज के पीपल होते हैं, तो इन लोगों के पास एक क्या होता है? विलेज में, हर एक विलेज में क्या होता है? मुखिया होता है। वो मुखिया क्या करेगा? एक पेपर में उसको लिख के देगा। एक पर्सन गया, वो बताया कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है, मुखिया के पास गया और वो बोलेगा कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है, तो उसको क्या लिख के देगा? उसका नाम लिख के देगा, उसका एड्रेस लिख के देगा, उसके पिताजी का नाम क्या था, ऐसे वैसे वो उसके बारे में, वो गांव का व्यक्ति है, कितने साल से रह रहा है गांव में, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब लिख के देगा। यही उसका केवाईसी हो गया। क्योंकि वो इलिटरेट पीपल है तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, उनको बैंक का फैसिलिटीज देना है, इसके लिए क्या होता है? ये उसको एक पेपर देना पड़ता है जिसमें मुखिया का यहाँ पे स्टाम्प रहेगा, इससे उसका ओपन हो जाएगा अकाउंट। तो ये नो फ्रिल अकाउंट यही है। ये कब आया था? ये दोनों 2005 में आया था, पर नो फ्रिल अकाउंट का नेम बाद में चेंज करके बेसिक सेविंग
दिया गया। इसमें ये सेम चीज है, पर 2012 में इसका नाम चेंज करके BSBDA कर दिया गया। आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी भी और भी स्कीम्स है, ये सब हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया फ्रेंड्स? आप लोग लास्ट तक बने रहे मेरी वीडियो में, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और बेल आइकन बजाना ना भूले, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टाइम पर आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।